नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का वीडियो हमारा बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 वीडियो ऑलरेडी कर रखा है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जा कर के देखिए। ठीक है, जीके जीएस का प्रश्न हम लोग करेंगे। ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2015 में। ठीक है, 16/2/2015 को एग्ज़ाम हुआ था। स्नातक स्तरीय प्राथमिक परीक्षा का ये प्रश्न है। इसका जीके जीएस का प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखिए, कहता है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, आप जानते हैं हरे रंग का पदार्थ जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है वो क्या है, क्लोरोफिल। वो क्या है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल का जो सेंटर होता है ना, क्लोरोफिल के सेंटर में दोस्तों एक तत्व यानी एक एलिमेंट पाया जाता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। आप जानते हैं मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम को। क्लियर है। इसका जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वो है 12, और परमाणु भार एटॉमिक मास होता है 24। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मैग्नीशियम एक क्या है, मेटल है। इसका जो वैलेंसी होता है दोस्तों होता है 2। वैलेंसी कितना होता है, 2। क्लियर है। और आप कभी कभी देखे होंगे कि अगर अत्यधिक खाना उना खा ले, घुमच के अगर खाना खा ले कोई, तो उसके पेट में गैस वगैरह हो जाता है। पेट में क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, यानी एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए यानी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग दवाई यूज जो करते हैं उसका नाम है एंटाएसिड। क्या नाम है, एंटाएसिड। एंटाएसिड, ठीक है, एंटाएसिड। तो ये एंटाएसिड जो बनता है दोस्तों वो बनता है मैग्नीशियम की हेल्प से। कैसे बनता है, तो मैग्नीशियम का एक होता है कंपाउंड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2। MgOH का होल 2 इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2 इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यही एंटाएसिड का काम करता है। यानी आपका अगर पेट में एसिडिटी फॉर्म हो गया है तो आप इनो पिएंगे, उसमें भी MgOH का होल 2 होता है। सोडा पिएंगे, उसमें भी MgOH का होल 2 होता है। ठीक है, तो ये एंटाएसिड का काम आता है। मैग्नीशियम का ये उपयोग यूज है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, कह रहा है साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। आप जानते हैं साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में अवस्थित है। कहाँ पे है, केरल में अवस्थित है। केरल से याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे देश में जो रोड की घनत्व है, रोड की जो सघनता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर कैपिटा इनकम जो है लोगों का सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। और रोड एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है यानी रोड एक्सीडेंट की जो घटना सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो किस में, तमिलनाडु में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा दोस्तों मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा के किनारे जबलपुर आता है। आप जानते हैं नर्मदा के किनारे कौन सा शहर आता है, मध्य प्रदेश का जबलपुर। और जबलपुर में ही नर्मदा का एक जलप्रपात बनाता है नर्मदा नदी, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है उसका, धुआंधार जलप्रपात। और ताप्ती नदी जो है यानी सूरत जो है दोस्तों, सूरत जो है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि शिवाजी जो थे वो सूरत को कब कब इन्होंने लूटा था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूरत को किस किस ईस्वी में यानी कब कब लूटा था शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूक्ष्माक्षी कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। यह होता है विटामिन डी। विटामिन डी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और आप जानते हैं कि विटामिन 2 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबल होने के आधार पर विटामिन को 2 तरह से बांटा गया है। एक होता है विटामिन B+C, याद रखिएगा, और एक रखिएगा विटामिन ADEK। B+C जो होता है दोस्तों ये पानी में सोल्यूबल है। किस में है, पानी में सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुलनशील है। और ADEK जो है ना दोस्तों ये वसा में घुलनशील है, फैट में सोल्यूबल है, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, घुलनशील है।
तो बी और सी पानी में घुलनशील है और ADE जो है वो वसा में घुलनशील है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगा भैया। आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे विटामिन सी जानते हैं, विटामिन सी की कमी से जो होता है दोस्तों गम वगैरह मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से जो है दोस्तों ये रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ और जो है कमज़ोर हो जाती है। ये सूर्य की प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, यानी सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इज जो है वो सनलाइट से प्राप्त होता है। क्लियर है। अच्छा, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जिसको हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हार्मोन कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से ओस्टोमलेशिया हो जाता है। एक बीमारी का नाम है ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया में क्या होता है? OES से होता है दोस्तों, आप बोन याद रखिएगा, हड्डी। ओस्टोमलेशिया में बोन जो है ना वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, बोन बहुत फिकल हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल मतलब बहुत अत्यधिक कमज़ोर, है ना, अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है बोन विटामिन डी की कमी से, और उस रोग का नाम है ओस्टोमलेशिया। क्लियर है। आगे देखिए तो कहता है प्रोटीन कुपोषण का परिणाम है। बेसिकली पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से होता क्या है। तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों होता है क्वासरकोर। क्या होता है? क्वासरकोर, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासरकोर। क्वासरकोर जो है दोस्तों बच्चों में देखा जाता है। इसमें लक्षण क्या है इसका कि अगर प्रोटीन की कमी हो गई और क्वासरकोर हो गई, इसी का नाम मरस्मस या बालक क्षय है। अगर क्वासरकोर हो गई तो होगा क्या कि टांग और हाथ वगैरह हो जाएगा पतला, अब पेट जो है एकदम तुम्बा की तरह निकल जाएगा और डगमगाते हुए चलेगा वो। समझ रहे हैं ना? स्ट्रक्चर आप दिमाग में इमेजिन कीजिए। जो कार्टून वगैरह हम देखते होंगे ना, ये हाथ और पैर है एकदम पतला पतला मुर्गा की टांग नियन, लेकिन पेट हो गया एकदम मटका नियन, तो वही है क्वासरकोर, प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान जो है सर्वाधिक होगा। भाई साहब देखिए, जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण मान। इसका निपटारा ही कर देते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। सबसे पहले जी का जो मान होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये जी है ना, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ जो अपनी ओर आकर्षित करती है वो इस जी के थ्रू करती है। इसी को बोलते हैं अर्थ का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये जी का जो मान होता है वो होता है कैपिटल जी m/r²। ये जी आप जानते हैं, ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये m जो है मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास, भार है। आप जानते हैं ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। क्लियर है। और ये r जो है ना दोस्तों, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्या है? r रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, मतलब जी जो है ना इस पे डिपेंड करता है और ना इस पे डिपेंड करता है। आप अर्थ के कहीं भी जाइए। क्लियर है। मतलब जी डिपेंड करता किस पे है? तो अर्थ का रेडियस पे। अब कहोगे अर्थ का रेडियस तो एक ही होगा ना? नहीं भैया, अर्थ होता है सर्कुलर। अर्थ क्या होता है? सर्कुलर। अगर आप ये वाले रेडियस को देखेंगे और ये वाले रेडियस को देखेंगे और ये वाले रेडियस को देखेंगे तो रेडियस तो अलग अलग मिल रहा है ना। मान लो कोई इस वाले पोल पे है, इस वाले पोल पे है, तो उसके लिए ये रेडियस होगा। और कोई मान लीजिए इक्वेटर विषुवत रेखा पे है, उसके लिए ये रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो जगह पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग जगह पे। तो एक बात मुझे बताइए कि जी का वैल्यू है GM/r²। एक बात बताइए, अगर r को हम बढ़ाते हैं कोई भी फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए कि x बराबर हमारा 3/2 है, 3/5 मान लेते हैं, 3/5। अगर हम ये 5 को हटा करके यहाँ 8 कर दें तो x का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो कहोगे x का मान घटेगा। फिर 8 को हटा करके हम 10 कर दें तो फिर x का मान क्या होगा? घटेगा। फिर 10 को हटा कर अगर हम 12 कर दें तो फिर x का मान क्या होगा? घटेगा। और ये 5 को हटा करके अगर हम 3 कर दें तो x का मान बढ़ जाएगा। 3 को हटा करके 2 कर दें तो x का मान बढ़ जाएगा। 2 को हटा करके 1 कर दें तो x का मान बढ़ जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन यानी भिन्न में जब डिनोमिनेटर बढ़ता है, जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला बढ़ता है तो भिन्न जो है वो घटता है।
और जब नीचे वाला घटेगा तो भिन्न जो है वो बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर कि जी जो है जी बराबर है GM/r²। तो यहाँ पर जी और ये r जो दिख रहा है आपको, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब रेडियस बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और जब रेडियस घटेगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, जी का मान जो है सर्वाधिक होना चाहिए। अगर हम बोलें आपसे कि जी का मान आपको, ये वाला जी का मान सर्वाधिक होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला मान जो है मिनिमम होना चाहिए, तभी तो ये सर्वाधिक होगा। कहिए ना हाँ या ना, ये ना कहिए ना। इसका मान क्या होना चाहिए? मिनिमम। अगर ये मिनिमम हो गया तब ना ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि अर्थ का जो रेडियस है वो मिनिमम कहाँ होगा? यहाँ पे होगा या पोल के पास होगा? तो कहोगे पोल के पास। क्या हो? क्योंकि पोल के पास छोटा सर्किल बनता है। पोल के पास क्या बनता है? छोटा सर्किल बनता है। इसका मतलब जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? पोल के पास होगा। और सबसे कम कहाँ होगा? तो यहाँ सेंटर के पास होगा, सेंटर केंद्र के पास होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास आर का मान सबसे ज़्यादा है। समझे बात को? इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका के कैंप में, ये पोल के पास है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा क्या, कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो अगर घटा दिया जाए, घूर्णन गति को क्या करते हैं? अगर घटा दिया जाते हैं, मतलब घूर्णन गति रिवॉल्यूशन को अगर हम घटाते हैं, रिवॉल्यूशन को अगर घटाते हैं किसका? अर्थ का, तो जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। और घूर्णन गति को अगर बढ़ा देते हैं, अगर रिवॉल्यूशन टाइम को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ये भी याद रखिएगा। और सेंटर के पास जी का मान क्या होगा? मिनिमम होगा। और पोल के पास जो जी का मान क्या है? वो मैक्सिमम होगा। और ये आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? आप जानते हैं कि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। और वही हमारे शरीर में शुगर का जो है कंट्रोल करता है। अगर शुगर का सेक्रेशन ज़्यादा हो गया तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं पेनक्रियाज हमारे शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये मिक्स्ड ग्रंथि है। क्या है ये? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन है? यकृत है। ठीक है, पेनक्रियाज दूसरी है। कह रहा है इबोला क्या है? आप जानते हैं इबोला एक वायरस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? देखिए, समुद्र के किनारे से आप जितना दूर जाएंगे तो पानी में नमक की मात्रा उतनी कम होती जाती है। तो जैसे ही तटीय क्षेत्र से आप दूर जाते हैं तो आयोडीन की कमी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी ज़्यादा देखी जाती है, और आयोडीन की कमी से रोग जो होता है वो है घेंघा रोग। कह रहा है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है? तो विटामिन ए दोस्तों यकृत में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर डी। इसको लीवर कहते हैं। ये हमारे बॉडी का दोस्तों सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव पार्ट है। हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव पार्ट है। रीजेनरेटिव मतलब कहने का कि अगर थोड़ा बहुत यकृत में यानी लीवर में खराबी हो जाती है, अगर आपका 25% भी लीवर काम कर रहा है तो भी आप पूरा ज़िंदगी जी लेंगे, क्योंकि ये अपनी समस्या को खुद ही ठीक कर लेता है, रीजेनरेट कर लेता है। ठीक है, इसलिए लीवर को रीजेनरेटिव पार्ट कहते हैं। इसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। 1.5 से 2 kg तक होता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा क्या है? ग्रंथि है। और यकृत से बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पित्त। क्या बोलते हैं? बाइल को क्या बोलते हैं? पित्त। यानी पित्त का जो स्रावन है वो यकृत यानी लीवर से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। कह रहा है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? आप जानते हैं मच्छरिया जो है बहुत सारे रोग के वाहक हैं। यहाँ पे मादा क्यूलेक्स मच्छर पूछा है तो ये फाइलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फाइलेरिया में क्या होता है दोस्तों? इसका दूसरा नाम एलिफेंटाइसिस भी है। क्या नाम है इसका? एलिफेंटाइसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाथ, इसके जो पाँव है ना दोस्तों, पैर जो होता है ना इस रोग में, एलिफेंट की पैर की तरह हो जाता है। एकदम मोटका गदगदवा पैर हो जाता है। इसको हिंदी बोलते हैं हाथी पाँव। क्या बोलते हैं इसको? हाथी पाँव बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। कहता है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? नाम से ही पता है, सम मतलब समान, दाब मतलब प्रेशर। तो समान दाब वाले। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में जाके समाहित हो जाती है, तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती भी गुजरात में चलती है। अच्छा, केन बेतवा लिंक परियोजना आपने नाम सुना होगा। केन बेतवा, देखिए केन और बेतवा दोनों यमुना नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना मतलब नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत केन और बेतवा को आपस में लिंक किया गया है। कह रहा थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है, तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों गला के पास ये जो है ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गला के पास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए जो खाने वाला नमक होता है ना, उसी को बोलते हैं साधारण नमक, या उसी को बोलते हैं रॉक साल्ट। उसको क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट या साधारण नमक या टेबल साल्ट, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है उसका, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अंडे का जो ऊपरी वाला भाग जो छिलका होता है ना एकदम गोरे गोरे, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और ये हार्ड होता है। इसको चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चूना। घर में टाइल्स मार्बल जो लगाते होंगे वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों वो Na2CO3 होता है। आगे देखिए कहते हैं तारों का रंग निर्भर करता है दोस्तों उसके तापमान पर। क्या करते हैं उस पर, उसके तापमान पर तारों का जो है रंग जो है वो निर्भर करता है। बेसिकली तारा का जो पृष्ठ तापमान है मतलब सरफेस टेम्परेचर है, उस पर तारा का रंग जो है निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कोई तारा है, ये मान लीजिए कोई तारा है जिसका पृष्ठ तापमान मतलब सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, मतलब कम है, निम्न है, ठीक है, निम्न है, तो उसका जो रंग होगा वो लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। तो कहने की बात क्या है कि जो तारा का पृष्ठीय तापमान कम होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। और जिस तारे का जो पृष्ठीय तापमान अत्यधिक हो जाएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू। उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला। उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्लियर है, उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अच्छा, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है आप जानते होंगे। सन का जो सरफेस टेम्परेचर पे है वो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोच सकते हैं। और इसका रंग क्या है, नीला नहीं है, मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक तारा मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में। इसका रंग जो है पीला है। उसका रंग क्या है, पीला है। इसका रंग क्या है, पीला है। सूर्य का जो है सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य का जो सरफेस दिखता है यानी कि कैसा दिखता है, तो पीला दिखता है। तो बेसिकली तारों का रंग जो है निर्भर करता है सरफेस टेम्परेचर, पृष्ठीय तापमान पे। आगे बढ़िए, कहता है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से था। तो सबसे पहले ये है कौन, कि दोस्तों पूरे दुनिया में जो हरित क्रांति हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और अगर आपसे पूछे कि भारत में, तो भारत में जो है दोस्तों स्वामीनाथन साहब का नाम आपने सुना होगा। भारत में जो है MS स्वामीनाथन को, भारत में हरित क्रांति के जनक को MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है। और अगर आपसे पूछे कि अगर भारत में हरित क्रांति का फ़ायदा क्या हुआ, हरित क्रांति का फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा किस फसल में देखने को मिला, तो मिला गेहूं में। किसमें, गेहूं में। अगर आपसे पूछें कि इस हरित क्रांति से भारत के किस राज्य को अत्यधिक फ़ायदा मिला, तो वो है दोस्तों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को फ़ायदा मिला। लेकिन एक बात जानते हैं, जहाँ जहाँ हरित क्रांति का फ़ायदा मिला वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन हरित क्रांति वाले क्षेत्र में अति सिंचाई की घटना को देखा जाता है। मतलब उस जगह पे सिंचाई अत्यधिक मात्रा में की जाती है। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर ज़मीन में अत्यधिक सिंचाई कर दे तो किस तत्व की कमी हो जाती है दोस्तों, तो बेसिकली अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी जो है ना उसमें लवणीयता बढ़ जाती है। लवण की मात्रा बढ़ जाती है। अगर अत्यधिक सिंचाई करा जाए तो लवण की मात्रा बढ़ जाती है। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मिट्टी में अगर लवण की मात्रा बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कौन सी तत्व हम उपयोग करते हैं, क्या डालते हैं, तो जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, ठीक है, जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों,
जिप्सम 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 का उपयोग करते हैं अत्यधिक लवणता बढ़ जाने पे, कहाँ पे, मिट्टी में। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए कहता है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए होता है। तो इसका कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हैं हमारे शरीर में एनर्जी का बहुत जरूरी तत्व है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेचेराइड होता है, डाइसेचेराइड होता है, पोलोसेकेराइड होता है। क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे मूल तत्व है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। क्लियर है। ब्लड में अगर दोस्तों, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए मोटा इंसान को ज़्यादा हार्ट अटैक की संभावना होती है। ठीक है। आगे बढ़िए कहता है भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये छुआछूत अनटचेबिलिटी से संबंधित है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 17 है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत संबंधी प्रावधान को बताया गया है हमारे संविधान में। महात्मा गांधी का पुरजोर इसमें क्या था, महात्मा गांधी का विशेष ध्यान था इस वाले अनुच्छेद पे। ठीक है। वो चाहते थे कि छुआछूत जैसी जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए। आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 14 जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार में देता है। कौन, विधि के समान जो है, विधि के समक्ष सभी एक बराबर है। अनुच्छेद नंबर 14 ये बताता है। ठीक है, यानी विधि का कानून बताता है। अगला देखते हैं 15 जो है, अनुच्छेद नंबर 15 जो है दोस्तों ये बताता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद नंबर 18 जो है ये उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है दोस्तों। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये होता क्या है दोस्तों, ये होता है देखिए CaSO4, एक कैल्शियम सल्फेट हो गया और इसमें आधा आप पानी, आधा मोलिक्यूल सब पानी के मिला दीजिए, डॉट लगाएंगे और आधा मतलब आधा और वाटर मतलब H2O। तो कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी। तो साइंस में, यानी साइंस में आधा को बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं, हेमी। आप सुने होंगे कि स्फेयर हो गया, मैथ्स में पढ़े होंगे स्फेयर, और उसका आधा हेमी स्फेयर। ठीक है, स्फेयर और हेमी स्फेयर। उसी तरीके से पानी को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, पानी को बोलते हैं हाइड्रेट, और आधा को बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग जो है हड्डी उड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर फ्रैक्चर को ठीक करने में, हड्डी को फिर से पुनः स्थापित करने में प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। देखिए देसी नहीं है तो गिर देसी है दोस्तों, थार पारकर देसी है, रेड सिंधी भी देसी है। ये जो हेलिस्टीन गाय है ना, हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय, ये दोस्तों फिनलैंड के है। कहाँ पे, सॉरी डेनमार्क के डेनमार्क का नस्ल है ये। कहाँ का है, डेनमार्क का नस्ल है ये। हमारे मतलब देसी नस्ल नहीं है, विदेशी डेनमार्क का नस्ल है और बहुत ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन ये करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। याद रखिएगा हॉलिस्टीन कहाँ का है, हॉलिस्टीन जो है कहाँ का है, डेनमार्क का है। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम के में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब की जाती है दोस्तों, तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आप जानते होंगे। क्लियर है। अगला देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अब ऑप्शन पढ़िए और आंसर को बताइए। सबसे पहले तो राज्यसभा जो है उसका वर्णन जो है संविधान में कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो आप याद रखिएगा संसद का 79 है। संसद जो है ना, संसद के 3 जो है स्तंभ है दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का वर्णन 79 में है। 80 जो है राज्यसभा और 81 जो है दोस्तों लोकसभा है, 81 में लोकसभा है। क्लियर है, 81 जो है वो लोकसभा है। अब कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन से निम्नलिखित कथन सही है वो आपको बताना है। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, गलत है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी गलत है दोस्तों। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का हो। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब राज्यसभा जो है दोस्तों वो किसी राज्य सूची पर विषय बना सकती है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है अगर संसद को ये लग जाए कि ये राष्ट्रीय महत्व की है। क्लियर है। और ये जो शक्ति है दोस्तों ये अनुच्छेद 249 में संसद को दिया गया है और इसको विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से भी पारित करना पड़ेगा।
ये भी आप याद रखिएगा। कह रहा राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन गलत है वो आपको बताना है। कह रहा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये आपको सही है। तो राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 यानी 24 तीलियां होती है, ये भी आपकी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। ये अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ से सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ जो है दोस्तों, ये अशोक का शिलालेख है, जो कहाँ मिलता है, चंपारण में देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, कहता है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत से 6 से कम प्राप्त होगा। देखिए, जितना वैध मत यानी जितना मत जो है, जितना वोट मतलब वैलिड वोट पड़ा, मान लीजिए कि वोटिंग हुई 100, मान लीजिए वोटिंग हुई 100, इसमें वैलिड यानी वैध मत जो है, वैध मत मान लीजिए वैध मत जो है, वैध वोटिंग जो है वो मान लीजिए हुआ 80, क्या हुआ, या मान लीजिए 60 हुआ, कितना हुआ, 60 हुआ। तो अगर कोई कैंडिडेट को इस 60 का 1/6 अगर वोट प्राप्त नहीं होता है, ये 100 का नहीं, 100 तो वोटिंग हुआ, वैध मत बोल रहे हैं, अगर वैध मतों का 1/6 वोट से 1/6 मत से कम प्राप्त होता है तो वो कैंडिडेट अपना जमानत राशि खो देता है। जमानत राशि होता क्या है दोस्तों, तो जब आप इलेक्शन में फाइट करने जाते हैं, जब आप नामांकन करते हैं, तो उससे पहले कुछ राशि आपको कुछ राशि जो है आपको जमा करना होता है, तो उसको बोलते हैं जमानत राशि। क्लियर है। तो अगर आप 1/6 से कम मत प्राप्त करते हैं, वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करते हैं, तो आप जमानत राशि भी खो देंगे, ऐसा प्रावधान है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और इसका जो अधिवेशन बम्बई में हुआ था, कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। लेकिन इसकी कहानी मैं आपको बताऊँ, 1884 में दोस्तों इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना हुआ। क्या हुआ, देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन का एक साल पहले इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना 1884 में एओ ह्यूम द्वारा ही हुआ। अब हुआ क्या दोस्तों, इसका वार्षिक अधिवेशन होना था 1885 में, ठीक है, इसका वार्षिक अधिवेशन होना था, इंडियन नेशनल यूनियन का वार्षिक अधिवेशन होना था 1885 में। तो ये तय किया गया कि पुणे में होगा। कहाँ पे होगा, पुणे में होगा। लेकिन 1885 में पुणे में हैजा फैल गया। क्या फैल गया, हैजा फैल गया 1885 में। तो यहाँ कैंसिल करके 1885 में बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का वार्षिक अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजन किया गया, ठीक है। और यहीं पे वही इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और उसका अधिवेशन बम्बई में हुआ। लेकिन होना था प्रारंभिक में कहाँ, पुणे में हो नहीं पाया। क्यों, क्योंकि पुणे में हैजा फैल गया। और आप जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने भाग लिया था, 72। आगे देखिए, कहता है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। अगर आप विपक्षी दल के नेता होना चाहते हैं, तो आपको टोटल जो सीट है उसका 1/10 यानी 10% आपको सीट लाना पड़ेगा। टोटल सीट जो है उसका 1/10 लाना पड़ेगा। मतलब 550 सीट है लोकसभा में, तो इसका 1/10 जो है दोस्तों 55 सीट आप लाइएगा तो आप विपक्षी दल कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, विपक्षी दल का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ये जो विपक्षी दल का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1969 में प्रारंभ की गई थी। 1969 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, विपक्षी दल का। और अभी जो दोस्तों विपक्षी दल का जो नेता है दोस्तों, उसको एक मंत्री की तरह ट्रीट किया जाता है। वो एक मंत्री की समकक्ष होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद उसके जो त्यागपत्र है दोस्तों वो प्रभावी माना जाएगा, तो 7 दिनों के बाद आप याद रखिएगा। 7 दिनों के बाद जो है वो त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी हो आप देख लीजिएगा, 7 दिनों के बाद होता है ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होगा, 7 दिन।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत में राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 में। याद रखिएगा 1952 में जो है स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कराया गया था। ठीक है। कह रहा है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य का व्यय का अनुपात कितना है? तो 75:25। मतलब केंद्र का व्यय है 75% और राज्य का व्यय है कितना? राज्य का व्यय है दोस्तों 25%। आप जानते हैं दोस्तों, मनरेगा का नाम मनरेगा नहीं था, इसका नाम था नरेगा। इसका नाम क्या था? नरेगा। नरेगा 2005 का अधिवेशन है और इसे 5 का अधिवेशन है और इसे पास किया गया, यानी नरेगा को कार्यान्वित किया गया 2006 में। मतलब 2 अक्टूबर 2006 से नरेगा को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। ठीक है। और इसी नरेगा को 2009 में, यही 2 अक्टूबर को देखिए 2006 में नरेगा बनाया गया। नरेगा की शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश से और 3 साल के बाद 2 अक्टूबर को ही 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी नाम जोड़ करके लगा दिया गया मनरेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? आप जानते हैं 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वार हुआ था। क्लियर है? 1962 और 1965 इस समय जो है ना दोस्तों, इस समय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे और इस समय जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? तो कौन से पंचवर्षीय योजना में ये 2-2 बार झेलने को मिल गया? तो पंचवर्षीय योजना का बेड़ा गर्क करके रख दिया भाई, वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगर बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? आप जानते हैं किसान, एक बहुत बड़े किसान नेता सहजानंद सरस्वती जी। हालांकि सहजानंद सरस्वती जी का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्म भूमि जो है दोस्तों बिहार ही है। बिहार में इन्होंने किसान सभा का स्थापना किया। ठीक है। और किसान आंदोलन चलाए। आप जानते हैं बिहार में किसान सभा जो है पहला स्थापना हुआ था 1928 में। कब हुआ था किसान सभा का स्थापना? 1928, पटना के पास बिहटा है वहाँ पे। और बिहार का प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में। अगर आपसे पूछे अखिल भारत का किसान सभा का स्थापना तो वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। कह रहा है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए किसका संबंध पंचायती राज से? आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 का एक रिपोर्ट है जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था दोस्तों? तो लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना 1952 में हुई थी। कह रहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को, यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है 29 अगस्त को और राष्ट्रीय खेल दिवस इसी के दिन मनाया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस दोस्तों, फिलीपींस। मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। आगे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जा चुका है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी कतर में। कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? आप जानते हैं सहारा जो है दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। कह रहा है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? आप ये भी जानते होंगे डुरंड कप जो है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखिए, कह रहा है कि 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2014 का शांति के नोबेल पुरस्कार को मारिए गोली। और अभी का याद रखिए 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों नारगेस मोहम्मदी को। ये ईरान की महिला पत्रकार है और वर्तमान में जेल में है। क्लियर है? कह रहा है बिहू किस राज्य के लोक नृत्य है? आप जानते हैं असम की जो है बिहू है। और एक याद रखिएगा, और शास्त्रीय नृत्य असम का सत्रिया। क्या रखिएगा? सत्रिया जो है सत्रिया। आगे देखिएगा पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी दोस्तों
पेरू की राजधानी लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है चार्नोबिल परमाणु संयंत्र जो बंद हो गया, यहाँ पे विस्फोट हो गया था, वो यूक्रेन में है। कहाँ पे? यूक्रेन में है। और हमारा आप जानते हैं कि भोपाल गैस त्रैसदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिसाव की वजह से। कह रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान टोक्यो राजधानी, और येन इसका मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कौन सी चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? वो उस समय का है दोस्तों, है ना, उस समय का है दोस्तों, ये है नीलोफर, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है दोस्तों? ये है खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के जो है वो कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम मत लगा दीजिएगा, है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अमरनगर जेल से इन्होंने ये किताब लिखा था। अरे कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया का चीनी का कटोरा? ये क्यूबा जो है, क्यूबा एक कैरिबियन सागर के पास एक देश है दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ वगैरह क्रिस गेलवा सब रहता है ना, वहीं अगल बगल का देश है क्यूबा। ठीक है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है किस वर्ष किया गया दोस्तों? वो किया गया आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। कह रहा है भारत की आज़ादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन योजना भी चलाया गया था, और माउंटबेटन योजना के तहत ही हमारे आज़ादी के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन में शामिल रहा? ICS अधिकारी AO ह्यूम, आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है, AO ह्यूम द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। आगे देखिए, कहता है म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी दोस्तों नेपायताओ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार के नाम या रंगून या वर्मा है। कह रहा है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? भीष्म साहनी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विश्वनाथन आनंद, 1994 की 1994 की बात है दोस्तों, ये 91-92 की बात है, सॉरी 91-92 की बात है। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये चेस के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। कहता भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। एक सवाल और पूछता है दोस्तों कि 1857 के समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो है भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे पार्मस्टान। क्या था? पार्मेस्टेन भी बोलते हैं, या पार्मेस्टेन थे। कौन थे? पार्मेस्टेन थे। आगे बढ़िए, कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? हटाइए, तभी जब दिया हुआ है शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं अभी, वो याद रखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों, वो होता है 1 जनवरी 1949। 1935 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कह रहा भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना? ये इस समय का सवाल है दोस्तों, ये है ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि भारत और चीन के बीच पंचशील की समझौता जो है कब हुआ था? ये पंचशील की समझौता 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में हुआ था। कह रहा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये भी मैंने बता रखा है, MS स्वामीनाथन जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में हमारे यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था दोस्तों? हरित क्रांति का उद्भव हुआ था। कह रहा आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से है? आप जानते हैं म्यांमार से है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना की संधि जो है किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। किस में हुआ था? 1932 में हुआ था। कह रहा गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? गिर का वन जो है गुजरात में है, गिर से गुजरात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा, देखिए दोस्तों ये केरल के क्या थे? राजा थे, है ना, नील दमवंती, और उसके बाद फिर रामायण का टीका, ये सभी इसके चित्रकारी के हैं। ये त्रावणकोर केरल से संबंधित थे, राजा थे। कह रहा बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? आप जानते हैं अमरकंटक में से जो है नर्मदा, ताप्ती और सोन 3 नदियाँ निकलती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो सोन जो है ये बिहार के यानी गंगा नदी के दाहिने तरफ से आकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? दाहिने तरफ से आकर के, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी इधर पे यहाँ पे है,
दाहिने तरफ से आकर के ये पटना के पास मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आज का पूरा का पूरा जीके जीएस। आशा करते हैं आपको पक्का समझ में आया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा और वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक आप लेके जा भी रहे होंगे। और 2 सेट बचा है दोस्तों, दोनों सेट मैं करूँगा। उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स भी देखेंगे और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया का या प्लेटफॉर्म का। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पसंद आता है तो। और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैथ्स का अगर वीडियो चाहते हैं तो वो बताइए। अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।